नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि आज नॉकआउट में ट्रंप की एक ऐसी धमकी सामने आई है जो हैरान करने वाली है कि क्या वास्तव में 2 से 3 हफ्ते के अंदर ईरान का पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाएगा। क्या वास्तव में ईरान कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है जिसकी भनक अमेरिका को लग चुकी है। क्या इसीलिए ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी दी है। क्या ईरान के पास अभी ऐसी कोई मिसाइल आई है जिसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक हो। क्या वास्तव में ईरान ICBM जिसको बोलते हैं ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या इसकी टेक्निक या रेडीमेड कोई मिसाइल ऐसी मिल गई है जिसके आधार पर उसने दावा किया है कि हम अब सीधे अमेरिका पे हमला करेंगे। अरब देशों पे तो उसने करके दिखा दिया, अब तो वो सीधा अमेरिका को टारगेट करने के लिए कह रहा है। तो इन पूरी खबर का डिटेल बताते हैं पूरे सबूतों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रंप का बयान आया है ये रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के ऊपर आया है और रॉयटर्स में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि हम ईरान को 2 से 3 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे अगर मुझे वो लेटर नहीं मिला जो ईरान देने वाला था। और कहने की बात यह है कि ट्रंप ने ये जो धमकी दी है ये उस वक्त दी है जब कुवैत पर और बहरीन पर और इराक पर भयंकर हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। अकेले कुवैत के ऊपर ही ऐसा दावा किया जा रहा है कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया है। टोटल 30 बड़े हमले कुवैत के ऊपर किए गए हैं और जिसकी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। और आपने हाल देखा होगा कि जो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल 1 जो है वो ऐसे फट रहा है जैसे कोई तरबूज फटता है। उसके अंदर जो आत्मघाती ड्रोन गए हैं और मिसाइलें जो गई हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि इतनी भयंकर तबाही मची है कि एक भारतीय की मौत हो चुकी है उसके अंदर और 63 लोग घायल हुए हैं। और अमेरिका हक्का बक्का है कि आखिर उसका पैट्रियट सिस्टम और थार्ड सिस्टम उसको रोक क्यों नहीं पाए जो कुवैत में तैनात थे। इस पूरी खबर का हम डिटेल बताएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी खबर है वो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर ट्रंप ने ये क्यों बोला है कि मैं 15 दिन के अंदर ईरान का सर्वनाश कर सकता हूं, हिजबुल्लाह का सफाया कर सकता हूं। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आ रही है ईरान का वो ICBM प्लान जो अमेरिका के गले में एक हड्डी बनने जा रहा है। अमेरिका को एहसास हो चुका है कि जो ईरान अरब देशों के ऊपर लगभग 1500 से 1200 या 800 किलोमीटर दूर से हमले लगातार कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को कुछ ऐसी खुफिया मिसाइलें मिल गई हों जिनके अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमताएं हों जो 15,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। और आपको बता दूं कि ईरान से अमेरिका की अगर एक एवरेज दूरी निकाली जाती है तो लगभग बैठती है जाके वो 9 से 10,000 किलोमीटर या कह लें 10,000 किलोमीटर। अगर इतनी दूर अमेरिका पर हमला करने की क्षमता ईरान रखता है तो क्या यही वजह है कि इसकी तैयारियां जो ईरान में चल रही हैं उसको लेकर CIA और मोसाद में खलबली मच गई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनको 85 ईरानी सांसदों ने एक लेटर लिखा है और उसमें सीधा बोला है कि अब ईरान को ICBM मिसाइल से सीधे अमेरिका के अड्डों पर और अमेरिकी शहरों पर हमला कर देना चाहिए। और उसमें उन्होंने 3 शहरों के प्रमुखता से नाम लिखे हैं। पहला उन्होंने वॉशिंगटन रखा है, दूसरा उन्होंने न्यूयॉर्क रखा है और तीसरा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा इसलिए रखा गया है क्योंकि इस वक्त आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर ट्रंप का जो घर है वो फ्लोरिडा है और वहाँ पे मार ए लागो जिसको बोला जाता है कि जो 125 कमरों का शीश महल है ट्रंप का, उसको उड़ाने का सबसे पहला टारगेट जो है वो ईरान ने रखा है। और उसकी खुली चिट्ठी जो है वो ईरान में मुस्तफा खामनेई के नाम पे लिखी गई है और जो अब अमेरिका और इजराइल के लिए एक सिरदर्द बन गई है। इस खबर पे हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर अमेरिका को 15 दिन के अंदर ईरान का सर्वनाश करना होगा तो क्या इसीलिए जो 60 दिन का सीज़फायर किया गया था, क्या ये कोई बहुत गहरी चाल थी ईरान के खिलाफ। क्या 8 अप्रैल 2026 से जो लगातार चलता चला आ रहा है सीज़ फायर, क्या उसके पीछे भी अमेरिका और इजराइल की कोई गहरी साजिश थी या इसीलिए ये तैयारियों को ध्यान में रखकर सीज़ फायर किया गया, वो भी एक तरफा। ईरान ने तो कभी नहीं बोला था कि आप ट्रंप आइए हमसे सीज़ फायर कर लिए, लेकिन ट्रंप ने एक तरफा सीज़ फायर किया। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये निकल के आ रही है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम बोलते हैं, उसको अपना 5वां बेड़ा बहुत मजबूती के साथ तैयार करना था जो पहले से ही तैयार था। और अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो ईरान ने बहरीन के अंदर जो 5वां बेड़ा है अमेरिका का, उस पर जो घातक हमले किए हैं, करीब 3 बैलिस्टिक मिसाइलें और जो 2 ड्रोन से हमला किया गया है, उसके पीछे की मंशा क्या थी। उसके पीछे की मंशा ये थी कि बहरीन के अंदर जो मनामी है ना, मनामी उनकी राजधानी है, वहीं पर
इनका जो पांचवा बेड़ा है उसका हेडक्वार्टर है, और उसी को उड़ाने के लिए ईरान ने हमला किया। अब वो हमला कितना सफल रहा, क्या रहा, इस खबर को छिपाया गया है। इसका सटीक डिटेल अभी तक नहीं निकल के आया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने हेडक्वार्टर को बहुत बुरी तरीके से तबाह किया है। हालांकि कुवैत ने मान लिया है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का हमला हुआ है उससे उसको बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हुआ है, जिसमें 63 लोग घायल हुए हैं, और जिसकी मौत हुई है वो एक भारतीय है जो मारा जा चुका है इस हमले में। अब आते हैं खबर पर, वो पांचवा बेड़ा इतना इंपॉर्टेंट ईरान के लिए क्यों है। आपको बता दें कि 2003 के बाद से, साल 2003 के बाद से ये अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में, यानी कि मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, या कहना चाहिए सैन्य कार्रवाई चल रही है। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि मध्य पूर्व में जो 21 देश हैं उसको ये पांचवा बेड़ा कवर कर रहा है, और लगभग 65 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका इस समय जो है वो पांचवी बेड़ा जो है, जो बहरीन में तैनात है या जिसका कहें उसका हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि इस ईरान जंग को जीत कर दिखाओ। और पांचवा बेड़ा जो बहरीन के अंदर है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी और एक और भी है कि उसकी कम से कम 4 से 5 जो फोर्सेस हैं उनको डिप्यूट किया गया है कि आपको इस तरीके से ईरान को तबाह करना है कि हमारे सैनिक नहीं मारे जाएं। ट्रंप को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर हम कोई बड़ा हमला करते हैं तो कहीं अमेरिकन सैनिक ना मारे जाएं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रंप का जो पांचवा बेड़ा है और जो बहरीन में जिसका हेडक्वार्टर है उसके अंदर कौन कौन सी फोर्स जो है वो हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, या कहें उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें है टास्क फोर्स 50, टास्क फोर्स 51, टास्क फोर्स 53 और टास्क फोर्स 59। ये 4 तरीके की जो फोर्सेस इस समय हैं अमेरिका के जो पांचवें बेड़े की, उनको बोला गया है कि आपको बाय हुक बाय कुक, चाहे कैसे भी हो, आप ईरान को तबाह करिए या उसको दबाइए, उसकी बारूदी सुरंगें हटाइए। इसमें जो टास्क फोर्स 51 है उसके अंदर 4 या 5 पार्ट हैं, उनको बोला गया 1, 2, 5, 3, 4, 5, यानी 1 से लेके 5 तक टास्क फोर्स 51 के अलग अलग विंग हैं। और इसी के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका के सैनिक हैं, या कहना चाहिए उनका जो पूरा लश्कर है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको ज़मीन के ऊपर किस तरीके से ईरान को हराना है। और इसी में उनके मरीन कमांडोज हैं, और इसी के अंदर उनके स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के जो स्पीड बोट्स होती हैं या उनके जो बारूद होता है अलग अलग टाइप का, उसको जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी दी गई है वो अमेरिका ने पांचवें बेड़े के टास्क फोर्स 59 को दिया गया है। इसी के अंदर वो सारे युद्धपोत, वो स्पीड बोट्स हैं, वही एम्यूनिशन है जो ईरान को तबाह करा जाएगा या ईरान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप को ये सारी बातें आप सामने लाना क्यों ज़रूरी पड़ी। और दूसरा है, जब इजराइल अमेरिका के ऊपर इतने बुरी तरीके से आरोप लगा रहा है कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और हमको अलग थलग कह रहे हैं, और ट्रंप नेतन्याहू को आधिकारिक रूप से रॉयटर्स के ऊपर अपनी बाइट दी है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि हाँ, मैंने नेतन्याहू को पागल कहा था क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर बेरूत के ऊपर इजराइल सीधा हमला कर देगा तो ईरान जंग जो है वो बहुत बेकाबू हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है इसके सिर्फ 24 घंटे के बाद ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि मैं चाहूं तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ईरान को पूरी तरीके से साफ कर दूंगा, हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से सफाया कर दूंगा। इसके पीछे जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक CIA और मोसाद ने खुफिया रिपोर्ट्स दी हैं और बोला है कि जो ईरान है वो ऐसे गुप्त और घातक हथियारों से हमला करने वाला है जिसको रोकना तत्काल बहुत ज़रूरत है। हम बातचीत की आड़ में इसको, इस सीज़फायर को बहुत ज़्यादा लंबा अब नहीं खींच सकते हैं। और ईरान की हेल्प कौन कर रहा है, इसके अंदर 2 देशों का नाम तो हम लोग बहुत क्लियर कट जानते हैं कि एक रूस और दूसरा चीन, जो हर तरीके से सैटेलाइट जो उनके उपग्रह हैं उससे वो उनकी हेल्प कर रहा है। लेकिन इसमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आया है जो ICBM मिसाइल टेक्निक से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और चीन के बीच में एक ऐसा उत्तर कोरिया और ईरान के बीच में एक ऐसा गुप्त समझौता बताया जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ये तय किया है कि अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो तुम्हारे ऊपर हमला माना जाएगा, और तुम्हारे ऊपर अगर हमला होगा तो मेरे ऊपर माना जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट आता है कि क्या उत्तर कोरिया के पास ICBM है, और अगर उसके पास ICBM मिसाइलें हैं तो क्या वो ईरान को देगा। इसके ऊपर एक बड़ा ही सटीक विश्लेषण आया है और जो खुद अमेरिकन मीडिया ने किया है, और वहाँ जो एक्सियोस है, एक्सियोस के जो बहुत बड़े रिपोर्टर है, मैं उनका नाम बता देता हूं, उनका नाम है बराक राविद। बराक राविद ने बोला है कि हो सकता है कि उत्तर कोरिया किसी भी वक्त या किसी भी तरीके से अपनी होसांग सीरीज़ की जो मिसाइलें हैं ICBM वो दे सकता है। और मैं आपको बता दूं कि
उत्तर कोरिया के पास होसांग 15, होसांग 17 और होसांग 18। ये जो 18 वाली है ये सबसे आधुनिक आईसीबीएम मानी जाती है और जो लगभग 15,000 किलोमीटर तक क्लेम किया जाता है उत्तर कोरिया की तरफ से, जो सटीक हमला करती है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर कोरिया अपनी ये मिसाइल ईरान को देगा? इसकी संभावना इसलिए बहुत ज़्यादा बन जाती है क्योंकि अगर उत्तर कोरिया को अच्छे से पता है कि अगर ईरान का नंबर खत्म होगा तो मेरे ऊपर भी हमला कल को अमेरिका की तरफ से या उसके एलाई की तरफ से किया जा सकता है, और उसमें हो सकता है कि अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया को मोहरा बनाए और कह दे कि उसके ऊपर अटैक उत्तर कोरिया करने वाला, उसकी आड़ में जाके नॉर्थ कोरिया में तबाही मचा दे। ये सबसे बड़ा जो डर है वो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, उनको है। अब सवाल उठता है कि जो आईसीबीएम की टेक्निक है उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ईरान के पास हैं या नहीं है, इसके बारे में जो 2-3 इनपुट आए हैं वो आया है सोडियम परपोनेट, एक ऐसा ईंधन जो बहुत लंबी दूरी की मिसाइल को उड़ाने में इस्तेमाल होता है। उसके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे भरे हुए ऐसे 3 बड़े जहाज जो हैं वो चीन से ईरान पहुंच चुके हैं, वो भी 3 महीने पहले। अब आप सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में अगर सोडियम परपोनेट पहुंचेगा तो उससे क्या करेगा ईरान? उससे मिसाइलें बनाएगा, उससे कोई चूल्हा चक्की तो जलाएगा नहीं। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि ये जो सब चीज़ें तैयारी की गई हैं ये सब आईसीबीएम के लिए की गई हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से खुफिया तरीके से किया गया है। और इसमें रूस ने अपने प्रशांत महासागर का जो रूट है ईरान से और तेहरान से लेके और बाब अल देब तक, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यहाँ से अपनी सारी चीज़ों को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकता उस रूट को। तो यही वो रास्ता है जहाँ से ईरान के पास ये खुफिया तरीके से इसके कलपुर्जे, इसका ईंधन पहुँचा है और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो खुद सीआईए और मोसाद जो है अपने अपने देशों को दे चुका है। अब आता है सवाल कि जो आईसीबीएम है ये अगर इस्तेमाल करेगा तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता है। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तेहरान से, अगर वैसे हम हवाई दूरी देखें तो अगर आप देखोगे कि तेहरान से वाशिंगटन की दूरी तो लगभग वो बैठती है जाके 10,500 कुछ किलोमीटर। इसी तरीके से न्यूयॉर्क की बैठती है 9,000 कुछ किलोमीटर। इसी तरीके से जो फ्लोरिडा की है वो बैठती है जाके हवाई दूरी 11,490 किलोमीटर, जहां ट्रंप का घर है और जहां पर वो मारे लागो जो उनका शीश महल बोला जाता है 126 कमरों का ट्रंप का, वो भी वहीं पर मौजूद है। और उसी लिए ये बोला जा रहा है कि ये जो विंटर व्हाइट हाउस बोला जाता है ना, मारे लागो को बोला जाता है विंटर व्हाइट हाउस ट्रंप का, और यहीं पे वो अपना स्थायी रूप से रहने का उन्होंने मन बनाया। उनको कहते हैं ना दिलो दिमाग उनका सब जगह फ्लोरिडा में रहता है। हफ्ते में 1 या 2 बार उनको वहाँ पे गोल्फ खेलने कहते हैं ना जाते हैं, और वहाँ पर हर बार ट्रंप ही जीतते हैं गोल्फ। उनके इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे लोग हैं अच्छे तरीके से जो नहीं चाहते कि ट्रंप को जरा भी रत्ती भर भी कहीं भी हार बर्दाश्त हो, इसलिए गोल्फ में उनको खूब जिताया जाता है और फ्लोरिडा में वो मस्त रहते हैं। तो जो शीश महल है वो सबसे बड़ा टारगेट जो है वो ईरान की उसके ऊपर आ चुका है। जो मारे लागो है वो हो सकता है कि ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो। और मैं आपको बता दूँ ईरान के एक पूर्व कमांडर, और अभी तो नहीं है, वो शायद मारे जा चुके हैं हमले के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला था कि याद रखना अगर फ्लोरिडा के अंदर सन बात करते हुए ट्रंप नजर आए तो याद रखिएगा ईरान ड्रोन उनको हिट करेगा। ये उन्होंने खुली धमकी दी थी। हालांकि वो मारे जा चुके हैं एक हमले के अंदर। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय जो ईरान की कुर्द फोर्स है उसके जो कमांडर हैं उनका नाम है इस्माइल कानी। इस्माइल कानी ने आईआरजीसी के हवाले से की तरफ से बोला है कि हम अब एक ऐसे गुप्त हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिसकी उनको भनक नहीं है, जिसका उनको अंदाज़ा नहीं है। अब वो गुप्त हथियार कौन से हैं? गुप्त हथियार के बारे में बार बार उंगली उठ रही है कि शायद ये आईसीबीएम के बारे में बात हो रही है और ईरान के पास ये टेक्निक है या नहीं, इसको लेकर 2 चीज़ें बोली गई हैं। ईरान के पास स्पेस लॉन्च व्हीकल, स्पेस लॉन्च व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जिसके अंदर बड़ा भयंकर तरीके से एक रॉकेट इस्तेमाल होता है जो बहुत दूरी तक जाता है। उसकी स्पीड होती है और उसकी दूरी तय करने की जो क्षमता होती है वो भी अलग लेवल पे होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि ईरान के पास जो केशाद और सेंगोन, ये 2 टाइप के जो उनके रॉकेट हैं, जो केशाद रॉकेट जो है ईरान का, उसके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो आईसीबीएम के रॉकेट के रूप में इस्तेमाल होगा। यानी कि वो एक ऐसा इंजन होगा जो अमेरिका तक इसको पहुंचा देगा मिसाइल को। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका के ऊपर वो हमला करने की इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है तो ट्रंप उस लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशा पत्र का इंतजार क्यों कर रहे हैं और क्यों अब तक अमेरिका ने ईरान के ऊपर खुलकर हमला नहीं किया है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अरब देशों की तरफ में बड़ी खलबली मची है। इसमें से कतर, सऊदी अरब, इन 2 देशों ने खुलकर बोला है कि देखिए सर, अगर आपने लंबा चौड़ा युद्ध यहाँ कर दिया तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि
अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं और जो दावे हैं उसके हिसाब से इससे एकदम क्लियर कट हो गया है कि सेंटकॉम दावा कर रहा था अमेरिका का कि भाई हमारा हॉर्मुज़ पे पूरा कंट्रोल है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर स्मार्ट कंट्रोल है तो वो है ईरान का। एक वर्ड यूज़ किया गया, स्मार्ट कंट्रोल ईरान हॉर्मुज़ पर। तो हॉर्मुज़ के ऊपर जो स्मार्ट कंट्रोल है ईरान का, उसके आगे वो सैटेलाइट तस्वीरों में क्लियर हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि बाब अल मंदेब, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से इजराइल का बहुत सारा सामान जाता है। उसको भी IRGC ने कहा है कि इसको भी हम पूरा ब्लॉक कर देंगे, आप हमें रोक नहीं पाओगे। अब ये आता है कि यहाँ पे ईरान ने क्या किया। ईरान ने ये दिखाया कि आपने हमारे केशम द्वीप के ऊपर हमला किया, आपने बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया, लेकिन हमने आपको ये करके दिखाया है कि हम किस तरीके से आपके इलाकों पे हमले करेंगे। और इसका सबसे ज़बरदस्त उदाहरण उसने कुवैत में करके दिखाया, उसमें इराक में दिखाया अल असद बेस के ऊपर जहां भयंकर तबाही हुई है। और कुवैत में तो आपने खुलेआम आज पूरी तस्वीरें पूरे दिन वही चल रही हैं, वही दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 जो है वो एक तरबूज की तरह फट के ना दूर उसके चिथड़े उड़ा के रख दिए ईरान ने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ईरान ने इसके अंदर इतनी काबिलियत है और वो इस तरीके से हमला कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का जो दावा था या सेंटकॉम का जो दावा था, उनके मुताबिक ईरान की 90% मिसाइलें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके पीछे जो अब लॉजिक दिया गया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें दो तरीके की क्या कहते हैं ना रिपोर्ट्स हैं। एक आई है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, ये अमेरिका की है, और उसने बहुत क्लियर कट बोला है कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, जो सैटेलाइट दावे हैं हमारे पास, वो साफ साबित करते हैं कि 70 से 75% जो ईरान की मिसाइलें हैं वो सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि CNN और CBS न्यूज़, ये जो अमेरिकन मीडिया है, इसने खुद एक खुफिया पेंटागन के खुफिया अधिकारी के नाम को बिना जाहिर करते हुए एक रिपोर्ट छापी और दावा किया कि ईरान के पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें जो बोला जा रहा था तबाह हो गई हैं, उसने वो सारी की सारी मलबे से बाहर निकाल ली हैं, कोई बर्बाद नहीं हुई है। अब आता है कि आखिर ये इतना बड़ा जो इनका डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो बहरीन में, कुवैत में और इराक में ईरानी हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहा है? इसके पीछे के दो लॉजिक दिए गए हैं। पहला लॉजिक ये दिया गया है कि जो जाग्रोस की पहाड़ियां हैं जो लगभग 1600 किलोमीटर में फैली हैं, उसमें 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है पश्चिमी ईरान, एक पार्ट है उत्तर पश्चिमी ईरान और एक पार्ट है उत्तर ईरान। तो जो पश्चिम ईरान है उसका जो अड्डा है वो है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास जो उनका बंदरगाह है और जो उसके जागरोस की पहाड़ी के इर्द गिर्द है, दावा किया जा रहा है कि वहीं से जो अटैक किया गया था वो बहरीन के ऊपर किया गया था, बंदर अब्बास से, आपको बता दें। फिर आता है उनका खेजिस्तान। खेजिस्तान एक ऐसा प्रांत है ईरान का जहां से कुवैत के ऊपर भयंकर हमले किए गए वहां से। इसके बाद आया करमानशाह प्रांत। करमानशाह प्रांत से इराक के ऊपर हमले किए गए। जो अल असद बेस जो था इराक में, उसको उन्होंने धुआं किया। हालांकि उसका बोलना है कि वहां पे कातिब मिलिशिया करके ईरान के ही सपोर्टर्स हैं, उन्होंने हमला किया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने सारे हमले अपनी ज़मीन से किए हैं और बिना भनक लगे किए हैं। अब आता है कि जब दावे किए जाते हैं कि अमेरिका जो है वो पलक झपकते ही ईरान की हर गतिविधि को ट्रेस कर लेता है, हर एक्शन को ट्रेस कर लेता है, तो वो इन मिसाइल को सही वक्त पर लोकेट क्यों नहीं कर पा रहा है? उसकी वजह क्या है? उनके ड्रोन को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? और जब वो अटैक करने के बिल्कुल करीब आते हैं तभी नष्ट क्यों करता है? उससे पहले क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे के क्या लॉजिक दिए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो जागरोस की पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर फतेह 1110 और जुल्फिकार जैसी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो बहुत ही डीप में रखी गई हैं। डीप में ये रखी गई हैं कि वहाँ सैटेलाइट की पहुँच अमेरिकन और इजराइल की नहीं है। अब क्या होता है, जब उनको हमला करना होता है तो उसके सिर्फ 5 मिनट पहले वो मिसाइलें वहाँ से निकलती हैं पहाड़ियों के नीचे से और हमला करती हैं। तो ये जो वक्त होता है, ये सारा खेल जो है वो टाइम का है। तो क्या होता है, वो जो जुल्फिकार और फतेह 1110 जैसी मिसाइलें हैं, जब वो अटैक के लिए निकलती हैं तो इनको रिएक्ट करने का इतना मौका ही नहीं मिलता। और मौका इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि उससे पहले क्या करते हैं ईरान के लोग कि अपने छोटे ड्रोन, सुनने में तो यहाँ तक आया कि 2-2 kg के छोटे छोटे ड्रोन से अब हमला कर रहे हैं। शाहिद 136, शाहिद 131 और शाहिद 238 ये तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अब छोटे छोटे 2-2 किलो के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एक छोटी सी चिड़िया नज़र आता है रडार को और वो कंफ्यूज हो जाता है, और इसको बोलते हैं रडार होराइजन। रडार होराइजन का मतलब होता है कि रडार के क्षितिज में इतनी चीज़ें भर देते हैं कि वो यही डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये बादल का टुकड़ा है या ये कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है या कोई ये पक्षी है। तो यहाँ स्थिति ये हो गई कि ईरान ने अब बहुत अच्छी तरीके से जो अमेरिका और इजराइल, आपको मैं बताऊं खास तौर से इजराइल तो फिर भी बहुत चैंपियन निकला। वो अपने इतने भीषण हमलों के बाद भी अपने ऊपर उसने इस तरीके से मिसाइलें नहीं गिरने दी हैं जैसे अरब के देशों में इस समय गिर रही हैं। लेकिन अमेरिकन का जो डिफेंस सिस्टम था या उनकी जो
स्ट्रेटेजी थी वो फेल होती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बहरीन, कुवैत में और इराक में ईरान ने हमले किए हैं पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर, वो ये साबित करते हैं कि यहाँ पे ईरान जो है वो बहुत ही हावी साबित हुआ है। और इसी का कारण ये है कि जो अमेरिका को नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसीलिए ट्रंप जो हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि मैं हमला करूँ या ना करूँ। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो आपको चौंकाता है। दूसरा एक बयान और भी आया है, वो तो इतना चौंकाने वाला है जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि मैं मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, मैं उनसे मीटिंग करने को तैयार हूं। अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा और बातों को सुलझाऊंगा। अब सवाल उठता है कि जिस मुस्तफा खामनेई के मरने के दावे किए गए थे, बहुत बुरी तरीके से घायल होने के दावे किए गए थे, कोमा में पड़े हुए के दावे किए गए थे, अचानक ये मुस्तफा जो खामनेई है वो अमेरिकन नेताओं के दिमाग में जिंदा कैसे हो गया, वो कैसे इतना फिट हो गया जो अब डिसीजन ले रहा है। इसके पीछे का एक बयान आया है 24 घंटे पहले। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसे खुफिया संकेत मिले हैं, कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे साफ पता चलता है कि मुस्तफा जो खामनेई हैं वो अब डिसीजन लेने लगे हैं और ऑपरेशन में शामिल होने लगे हैं, और उनके सही होने के पुख्ता और साफ संकेत हमको मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोलते हैं कि मुस्तफा खामनेई जो हैं वो पहले से ठीक हो गए हैं, और अगले ही पल मिस्टर ट्रंप बोलते हैं, जो कहते हैं ना युद्ध के डैडी हैं, वो कहते हैं कि जब मैं चाहूँगा तो मुस्तफा खामनेई से भी मिल सकता हूं अगर वो मीटिंग करना चाहें। अब सवाल उठता है कि जिसके पिता को मार दिया गया हो, जिसकी मां को मार दिया गया हो, जिसकी बेटी को मार दिया गया हो, जिसकी बीवी को मार दिया हो, क्या वो ट्रंप के साथ मीटिंग करेगा? ईरान के खून में क्या इस तरीके की चीज़ें हैं कि वो एक ऐसे दुश्मन से मीटिंग करने को तैयार हो जाएं जिसने उनका पूरा परिवार तबाह कर दिया हो, सिर्फ 40 सेकेंड के अंदर 42 कमांडर्स को मार दिया गया हो जिसमें उनके पिता भी शामिल थे? अब ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन ट्रंप के इस बयान से इजराइल बहुत ज़्यादा सख्ते में है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि अभी डे टू डे जो हेयरिंग हो रही है या जो गोपनीय रिपोर्टिंग होती हैं वो इजराइल से शेयर ही नहीं की जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 15 दिन में ईरान के सर्वनाश की जो बात ट्रंप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं या फिर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दो में से कोई एक बात तो है। अगर डरे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर हमला करेंगे, ज़रूर हमला करेंगे। डरा हुआ इंसान जो होता है वो सबसे घातक और आखिरी हमला ज़रूर करता है, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर इतना दबाव आए कि वो हमला करें, क्योंकि ट्रंप के लिए पिछले 24-36 घंटे बड़े बुरे जा रहे हैं। आप कहते हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, उसके अंदर एक वोटिंग हुई कि भाई अमेरिका को या ट्रंप को इतनी पावर देनी चाहिए कि वो युद्ध को लगातार करते ही चले जाएं। तो वहाँ जब वोटिंग हुई तो पता चला इनको मिले 208 वोट और इनके खिलाफ पड़े 215 वोट। तो ये जो झटके लग रहे हैं ट्रंप के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इस हार के बावजूद इनको अपील करने की या इनको अपनी अपील करने की पूरी छूट है, लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका में माहौल जो है वो इनके खिलाफ बनने लगा है और नवंबर में वहाँ पर इलेक्शन है। ऐसी स्थिति में ट्रंप के पास दो ही चारे हैं, या तो एक भयंकर हमला करो 2-3 हफ्ते का, ईरान का हिजबुल्लाह का सफाया करो और अपना चुनाव में उसको कैश करो, एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि लेटर ऑफ इंटेंट लो, आशय का पत्र लो तेहरान से, और अपने अमेरिका में चमकाओ बैठ के कि देखो मैंने ईरान को दबा दिया है, वो मेरी हर शर्त को मानने को तैयार है। अगर इन दो कंडीशन में से कोई एक पूरी होगी तभी ट्रंप का मिशन पूरा माना जाएगा। लेकिन इस बीच में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि ईरान को अच्छे से पता है कि अगर रूस और चीन ने उसकी तरफ से हाथ खींच लिया तो गड़बड़ होगी, और रूस और चीन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस वक्त ईरान किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल के सामने झुके। वो कह रहे हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरीके का हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसका कारण बता दें, आपको बता दें, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस समय रूस का तेल दुनिया में सबसे तेज तेल जो बिक रहे हैं उसमें उसका नाम आ गया। उसी से उसने करीब $7.5 अरब जो हैं वो सिर्फ 30 दिन के अंदर कमाए हैं। आप समझिए, तो रूस को भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये है कि अगर एक व्यक्ति युद्ध करेगा तो उससे दो देशों को फ़ायदा हो रहा है। तो यही कंडीशन ट्रंप के साथ है। अगर वो इस युद्ध को छुड़ाते हैं तो उनको कम से कम 15 देशों का फ़ायदा होगा। लेकिन ईरान चाहता है कि अगर युद्ध ख़त्म हो तो हमारी शर्तों पर हो, और मेरा जो पैसा फ्रीज पड़ा हुआ है वो हमको मिलना चाहिए। इसीलिए बार बार जो ट्रंप हैं वो लालच दे चुके हैं ईरान को कि अगर आप हमारी बातें मान जाओगे तो हम आपको 29 लाख करोड़ रुपया ईरान में लगाने को देंगे और ईरान को चमका देंगे। अब सवाल ये आता है कि ईरान क्या इनके लालच में आएगा? क्या इन्होंने उसको वेनेजुएला समझ रखा है? जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा, मैं आपको बता दूं, ये युद्ध का अगले कहते हैं ना 40 से 45 घंटे के अंदर, या हो सकता है 72 घंटे के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वो जो लेटर है वो इनके हलक में फंसा हुआ है ट्रंप के। अब देखना होगा कि वो ट्रंप को लेटर मिलता है या ये उसके ऊपर हमले की तैयारी करते हैं। फिलहाल
अमेरिका का जो 5वां बेड़ा है वो एक बड़े युद्ध की तैयारी में डट चुका है। और मैंने आपको बता दिया उनके जो टास्क फोर्स 50 से लेके और 59 तक है, बीच में आपको नंबर बता दूं 54 55 का नाम नहीं है, 51 52 53 और सीधे फिर 59। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारी फोर्सेज हैं, क्या ये ईरान को का सर्वनाश कर सकती हैं या उस पर कब्जा कर सकती हैं, ऐसे जो जैसे इनकी तरफ से दावे किए गए। फिलहाल जो युद्ध के डैडी जो ट्रंप हैं, उनकी बातों में और उनके जो फैसले हैं उसके ऊपर यकीन पूरी दुनिया में इस वक्त कोई नहीं कर रहा है, खुद अमेरिकन नहीं कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होता है। आप अपनी टिप्पणियां इस पर जरूर करिए। नॉकआउट में हमने आपको ये खबर इसलिए बहुत ज़रूरी बताई है कि अमेरिका ने दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों जो पासे हैं, वो एक तरीके से ईरान की तरफ डाल दिए हैं। अब ईरान को तय करना है कि क्या वो इनको इनके समझौते का लेटर इनको देगा या फिर अमेरिका का एक बड़ा हमला झेलने को तैयार है, और या फिर वो एक ऐसी मिसाइल से हमला करेगा अमेरिका के ऊपर, या कर सकता है या आने वाले दिनों में कर सकता है, जिसकी कल्पना अभी दुनिया में किसी ने नहीं की है। अब देखना होगा इसमें आगे जाके क्या होता है। आपको जो भी टिप्पणियां करनी है खुलकर करिए, जो चीज़ें आपको मेरी समझ में नहीं आई उस पर लिखिए, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके ऊपर लिखिए। आपकी जो बेबाक टिप्पणियां होती है उसकी कहते हैं ना, उसका डीप एनालिसिस मैं करता हूं, पढ़ता हूं, उसको पसंद करता हूं, उस पर मैं अपने कमेंट्स भी लिखता हूं। इसलिए आप जमकर लिखिए और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।